जब वायरस नया आया तो किसी को कुछ उसके बारे में कुछ पता नहीं था, कैसे फैलता है। लोगों ने अखबार लेना बंद कर दिया, अपने सब्जियां धोनी शुरू कर दी, जी। एक दूसरे से दूरी बनानी शुरू कर दी। उससे मेंटल हेल्थ भी बहुत बड़ा था, आइसोलेशन बहुत हो गया। कुछ लोग हैं, बुजुर्ग को मैं जानता हूँ, जो 6-6 महीने साल भर घर से बाहर ही नहीं निकले। अगर हम एक चीज़ बदल सकते तो जब पहला वेव हुआ और उसके बाद जब सेकेंड वेव आया, वैक्सीन शुरू हो गई जनवरी में जी। फिर उसके बाद हम थोड़ा-सा हमारे में लैक्सिटी आ गई। हमने सोचा वैक्सीन शुरू हो गई, एक वेव आई, उसमें सिर्फ 90,000 से के करीब रोज़ के केसेस थे, ये तो हम आराम से मैनेज कर लेते। अगर तब हम ज़्यादा सतर्क होते, हम ये प्लान करते कि हमें ऑक्सीजन की, बेड्स की हम और ज़्यादा तैयारी करें, तो सेकेंड वेव में जब 4 लाख से ज़्यादा केसेस रोज़ आने लगे, तब अगर हम थोड़ा-सा हम तैयारी करते तो हम थोड़ा-सा बेटर कुछ और ज़्यादा लोगों की जान बचा सकते थे। बिटवीन फर्स्ट और सेकेंड वेव के बीच में हम थोड़ा और बेटर तैयार रहते तो शायद हम और बेहतर कर पाते। देखो, पहली चीज़ तो हमें ये माननी पड़ेगी कि कोई ऐसे इंजेक्शन, वैक्सीन या दवाई नहीं है जिसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। हर एक मेडिसिन के अपने-अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। लेकिन अभी तक कोई ऐसा कॉन्क्रीट डेटा नहीं है जो कहे कि वैक्सीन से हार्ट अटैक हो रहे हैं या किसी को सडन डेथ्स हो रही हैं या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। मैं ये कहूँगा कि इन्हेलर सबसे सेफ़ है, क्योंकि आप जब इन्हेलर ले रहे हैं तो दवाई आपके फेफड़े में सीधा जा रही है। ज़्यादातर लोग ज़ोर-ज़ोर से खर्राटे मारते हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि ये आम बात है, इसलिए वजन बढ़ा इसलिए खर्राटे ले रहे हैं। खर्राटे मार रहे हैं, लेकिन उनकी नींद की क्वालिटी ठीक नहीं होती। हेलो, मेरे साथ हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, चेयरमैन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल मेडिसिन, रेस्पिरेटरी एंड स्लीप मेडिसिन, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन मेदांता एंड फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ एम्स। सर, मेरे कुछ सवाल हैं आपसे। सबसे पहला सवाल ये है कि जो कोविड का समय था वो सबको, हम में से हर इंसान को कुछ ना कुछ सिखा के गया है, और उस वक्त जो हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था उस पर इस हद का प्रेशर था, चाहे वो डॉक्टर्स हों या अस्पताल हों। पोस्ट कोविड हमने क्या कुछ सीखा है, क्या बदलाव आए हैं फॉर द गुड और फॉर द बैड इन द मेडिकल इंडस्ट्री? तो कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया, बहुत हेल्थ केयर पॉइंट ऑफ व्यू से, पेशेंट केयर पॉइंट ऑफ व्यू से। जो कुछ हमने अच्छा सीखा, एक तो ये था कि हम कैसे पेशेंट्स को देख सकते हैं विदाउट पेशेंट को यहाँ हॉस्पिटल आने की ज़रूरत ना हो, टेलीमेडिसिन से। कोविड के दौरान जब लॉकडाउन था, जब पेशेंट्स नहीं आ पा रहे थे हॉस्पिटल या डरे थे हॉस्पिटल आने के लिए, तो टेली कंसल्टेशन शुरू हुआ। गवर्नमेंट ने रेगुलेशन भी अप्रूव किया और उससे कई पेशेंट, जिनको मान लो शुगर की बीमारी थी या टीबी की बीमारी थी या ब्लड प्रेशर था, वो अपनी डॉक्टर से टेली कंसल्टेशन करके अपनी दवाई एडजस्ट कर सकते थे, जिससे उनका देखभाल भी होगी और उनको हॉस्पिटल नहीं आना पड़ा। ये हमने आगे जाके फिर सीखा कि इसको हम और भी आगे बढ़ा सकते हैं पोस्ट कोविड में, रूरल इंडिया के लिए, या जिन लोगों को दूर से आना पड़ता है उनकी देखभाल जो है वो टेली कंसल्टेशन के थ्रू भी हो सकती है। कोविड में हमने ये भी देखा कि जब कोई बीमार है और होम आइसोलेशन में वो अपनी सैचुरेशन मॉनिटर कर रहा है, तो तब भी टेली कंसल्टेशन से बिना हॉस्पिटल के आगे उसको मैनेज कर सकते थे। तो मेरा मानना है कि एक तो ये लर्निंग जो कोविड ने हमें सिखाई कि हम जितनी टेली कंसल्टेशन पहले कर रहे थे उससे हम बहुत ज़्यादा कर सकते थे, और इससे पेशेंट्स को बहुत फ़ायदा हुआ है, स्पेशली जो दूर इलाकों में पेशेंट्स हैं। दूसरी चीज़ ये है कि कोविड ने हमने ये देखा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से कितना फ़ायदा हो सकता है। रिसर्च के मामले में पहले देखें तो रिसर्च में कोविड की जो वायरस है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने उसको निकाला, एक्सट्रैक्ट किया और वो कल्चर किया। उन्होंने वही वायरस फिर इंडस्ट्री को दिया, तो उस इंडस्ट्री ने उससे किट्स बनाए। अगर आपको याद होगा, पहले हमारे जो कोविड टेस्टिंग के किट्स थे वो बाहर से आते थे, बहुत महंगे थे जी। एकदम, उसका प्राइस सस्ता हो गया थी। गवर्नमेंट ने इंडिया में बनाने शुरू कर दिए और इंडिया में वो किट्स बनने शुरू हो गए। वैक्सीन की भी एक कहानी है, क्योंकि वायरस जब एक्सट्रैक्ट हुआ तो भारत बायोटेक को उसका वायरस मिला, उन्होंने उसको मॉडिफाई करके उससे वैक्सीन बनाई। तो एक और हमारी सीख जो ये हुई है कि अगर हेल्थ सेक्टर में हमें रिसर्च में या और चीज़ों में आगे बढ़ना है, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है, चाहे वो रिसर्च हो, चाहे पेशेंट केयर हो, चाहे एकेडमिक्स हो, उसमें हमें और उसको आगे बढ़ाना है, जिससे हम दोनों सेक्टर्स का फ़ायदा ले सकें हेल्थ सेक्टर में। तो मेरा मानना है कि इस टाइप की बहुत चीज़ें हमने सीखी। पेशेंट केयर में हॉस्पिटल्स को कैसे हम गेयर अप कर सकते हैं, अगर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो तो कैसे हमें ऑक्सीजन स्टोरेज के लिए फैसिलिटी बनानी चाहिए। और अब हर एक जगह पे, इवन अगर हम छोटे शहरों की बात करें, छोटे अस्पताल की बात करें, वहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट्स लग गए हैं, जिससे ऑक्सीजन की वहाँ पे, अब जो पहले कोविड से पहले भी कई जगह ऑक्सीजन की कमी होती थी,
ऐसी सिचुएशन नहीं होगी। अब वैसे तो कभी भी ऐसा कुछ ना ही हो, हम सब यही होप करेंगे, बट हम अब इक्विप्ड हैं ऐसे चैलेंजेस से डील करने के लिए। सर, क्या प्रोटोकॉल में हमें लगता है हमसे कोई गलती हुई है? फॉर इंस्टेंस आइसोलेशन की जब हमने बात करी, क्योंकि ऑफ कोर्स क्योंकि वो वायरस इतना ज़्यादा ट्रांसफरेबल था एक इंसान से दूसरे इंसान में, पर बहुत बार ऐसा हुआ है कि क्योंकि पेशेंट्स आइसोलेशन में थे तो उनका मोराल वो इतना डाउन हो गया कि शायद अगर वो रिकवर कर भी सकते थे तो वो नहीं कर पाए। क्या प्रोटोकॉल्स में हमें थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है? प्रोटोकॉल जो है ना, मेरा मानना है कि वो समय समय से चेंज होते रहे, क्योंकि जब वायरस नया आया तो किसी को कुछ उसके बारे में कुछ पता नहीं था, कैसे फैलता है। लोगों ने अखबार लेना बंद कर दिया, अपने सब्जियां धोनी शुरू कर दी, एक दूसरे से दूरी बनानी शुरू कर दी। उससे मेंटल हेल्थ भी बहुत बढ़ा था, आइसोलेशन बहुत हो गया। कुछ लोग हैं, बुजुर्ग को मैं जानता हूँ, जो 6-6 महीने साल भर घर से बाहर ही नहीं निकले, क्योंकि इस डर से कि अगर बाहर गए तो कोविड हो जाएगा। तो वो तब इतना भय था, और मेरा मानना है कि उससे नॉलेज के अलावा जो जैसे सोशल मीडिया में मिस इन्फॉर्मेशन थी, उससे लोग और ज़्यादा डर गए। तो हम ये भी बात सही है कि प्रोटोकॉल हमें समय समय पे अपग्रेड करनी चाहिए जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती है, लेकिन रीअश्योरेंस जो है लोगों में, जो है डर की भावना नहीं होनी चाहिए। और उसको भी किसी तरह से हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, ये एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो हमें आगे के लिए करनी चाहिए। सर, अगला सवाल मेरा थोड़ा हाइपोथेटिकल है। अगर हम वक्त में पीछे जा सकते तो क्या एक चीज़ है जो हम बदल सकते थे और हमें बदलना चाहिए था? अगर हम एक चीज़ बदल सकते तो जब पहला वेव हुआ और उसके बाद जब सेकंड वेव आया, वैक्सीन शुरू हो गई जनवरी में, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा हमारे में लैक्सिटी आ गई। हमने सोचा वैक्सीन शुरू हो गई, एक वेव आई, उसमें सिर्फ 90,000 से के करीब रोज के केसेस थे, तो हम आराम से मैनेज कर लेते। अगर तब हम ज़्यादा सतर्क होते, हम ये प्लान करते कि हमें ऑक्सीजन की, बेड्स की हम और ज़्यादा तैयारी करें, तो सेकेंड वेव में जब 4 लाख से ज़्यादा केसेस रोज आने लगे, तब अगर हम थोड़ा सा हम तैयारी करते तो हम थोड़ा सा बेटर, कुछ और ज़्यादा लोगों की जान बचा सकते थे। सेकेंड वेव में, डेल्टा वेव में बहुत ज़्यादा लोग हमने खोए, और कई दफ़ा ऐसा होता था कि बेड्स नहीं मिलते थे, लोग दूर दूर तक बेड ढूंढते रहते थे, क्योंकि वो वेव ऐसी थी कि उसमें केसेस इतनी जल्दी बढ़े कि टर्न अराउंड टाइम जो हम कहते हैं कि एक मरीज़ दाखिल हुआ, फिर उसको अब कुछ दिन बाद छुट्टी हुई तो बेड फिर खाली हो गया, वो भी कम हो गया, और केसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए कि जितनी एंटीसिपेशन थी उससे ज़्यादा केसेस आ गए। तो अगर हम कुछ बदल सकते थे तो बिटवीन फर्स्ट और सेकेंड वेव के बीच में हम थोड़ा और बेटर तैयार रहते, तो शायद हम और बेहतर कर पाते। काफ़ी लोगों की जान बच सकती थी। और सर, वैक्सीन उस टाइम पे आई थी, पर लोगों को ऐसा डर था कि वैक्सीन लगवाएंगे तो कहीं ब्लड क्लॉट्स ना हो जाए, क्योंकि खबरें आ रही थी। और आज की भी डेट में आप देख रहे होंगे कि क्योंकि हार्ट अटैक के केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लोग कोविड वैक्सीन को ब्लेम कर रहे हैं कि कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद ही उनके शरीर में बदलाव आए हैं, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है या कोई बीमारी हो रही है। क्या कोई प्रूफ है, कोई रिसर्च है ऐसी जो इस चीज़ को सपोर्ट करती हो कि नहीं, वैक्सीन से तो आपको कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी? देखो, पहली चीज़ तो हमें ये माननी पड़ेगी कि कोई ऐसे इंजेक्शन, वैक्सीन या दवाई नहीं है जिसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। हर एक मेडिसिन के अपने अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा कॉन्क्रीट डेटा नहीं है जो कहे कि वैक्सीन से हार्ट अटैक हो रहे हैं या किसी को सडन डेथ्स हो रही हैं या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन ये बात सही है कि वैक्सीन से कभी कभी एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं या कुछ और साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जो हर एक वैक्सीन के साथ, आप आम दवाई भी लो, बुखार की दवाई भी लो, उससे भी रिएक्शन हो सकता है जी। तो हर एक के कुछ कुछ एलर्जीज़ हैं, लेकिन अभी कोई इसमें डेटा नहीं है। और ये इंडिया में भी और ग्लोबली वैक्सीन की जो साइड इफ़ेक्ट्स है, एक्यूट एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन जो हम कहते हैं, वो बहुत क्लोजली मॉनिटर की जा रही है, जिससे हम देखें कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। क्योंकि आपको याद होगा, जब भी थोड़ा सा शक होता था तो वैक्सीन कई देशों में कुछ टाइम के लिए रोकी गई, उसको स्टडी किया गया और फिर वो फिर से शुरू कर गई। तो अभी तक ऐसा कोई डेटा नहीं आया कि हम कहें कि वैक्सीन से बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, वो मैं मानता हूँ, क्योंकि हर एक दवाई के साथ कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स तो होते ही हैं। जी सर, आपने प्राइवेट और सरकारी दोनों अस्पतालों में काम किया है। एक बात ये है कि हर इंसान प्राइवेट की तरफ इसलिए भागता है, भले ही वो उसको अफोर्ड ना कर पाता हो, क्योंकि बहुत सारे सरकारी अस्पताल ऐसे हैं जहाँ पे जो इलाज वो चाहते हैं उनको वो इलाज नहीं मिल रहा, या वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या फिर डॉक्टर्स नहीं हैं, बहुत स्तर पे बहुत सारी कमियां हैं। तो क्या ऐसा हमें करना पड़ेगा आगे बढ़ते हुए कि हम
जो सरकारी अस्पताल हैं उनको प्राइवेट कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में एक लेवल पे ला पाएं दोनों को? ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी चाहे हम देखें तो बहुत ज़्यादा जो खर्चा है वो आउट ऑफ पॉकेट है। जी बहुत ज़्यादा लोग इंश्योर्ड नहीं है, जी तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में आते हैं तो खर्चा बहुत हो जाता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो भीड़ बहुत होती है, कभी डॉक्टर नहीं मिल रहा, कभी जितना फैसिलिटीज़ चाहिए वो नहीं होती। तो एक तो इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। जी और वो मुझे लगता है जितना हम कर रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि तभी हम इक्विटी ऑफ हेल्थ केयर हो पाएगा। क्योंकि अभी ये हो पा रहा है कि जो अफोर्ड कर पा रहे हैं वो तो प्राइवेट सेक्टर में जी। जा पा रहे हैं, उनकी देखभाल भी हो रही है। गवर्नमेंट सेक्टर में जो जा रहे हैं, अगर वो दिखा पाते हैं तो उसमें पूरा दिन लग जाता है, कभी मुश्किल होती है और पूरा केयर कभी नहीं हो पाता क्योंकि कई कमियां हैं। इन्वेस्टमेंट करेंगे और थोड़ा सा ह्यूमन रिसोर्सेज बढ़ाएंगे तो ये भी हो सकता है। तो ये सरकार के स्तर पे ही हो सकता है। बिल्कुल। जी सर, आप एक पल्मोनोलॉजिस्ट भी हैं, तो मेरा एक सवाल आपसे ये है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, स्पेशली अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, और केवल दिल्ली एनसीआर नहीं, देश के और भी हिस्सों में जहाँ पे प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, स्मॉग हो जाता है, पराली जलाई जाती है, बहुत लोगों को लंग्स रिलेटेड इश्यूज़ हो रहे हैं, सीओपीडी हो रहा है, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये सब बढ़ रहा है। ऐसे में किस तरीके के प्रिकॉशंस लोगों को लेने चाहिए ताकि वो अपने लंग्स को थोड़ा हेल्दी रख पाएँ? तो सबसे पहले तो हम सबको अपना अपना, चाहे छोटे स्तर पे ही हो, अपना अपना मतलब काम करना चाहिए जिससे हम पोल्यूशन कम कर पाएँ। अगर मार्केट जाना है तो गाड़ी ना लें, पैदल चले जाएं। बच्चे स्कूल जाते हैं तो अलग अलग गाड़ी में न जाएं, कार पूलिंग कर लें या स्कूल बस में चले जाएं। और साइकिल कर सकते हैं तो साइकिलिंग करें, व्हीकल ना यूज़ करें। कुछ ना कुछ अगर हम अपने स्तर पे करेंगे तो उससे फ़र्क पड़ेगा। हम देखते हैं कॉलोनीज़ में गार्ड्स होते हैं, सर्दी में वो लकड़ी जला रहे होते हैं। अगर हम उनको एक हीटर दे दें बिजली का, तो बिजली से वो अपने आप को गर्म रख लें तो लकड़ी जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उस पोल्यूशन नहीं होगा। तो अगर सब लोग छोटे-छोटे स्टेप्स करेंगे तो इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। अपने लेवल पे स्पेशली जो हाई रिस्क ग्रुप हैं, बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं या जिनको ऑलरेडी क्रॉनिक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, एक तो अगर वो बाहर जाएँ और पोल्यूशन हो तो मास्क ज़रूर लगाएँ। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो हम जगह देख सकते हैं, तो एक ही है, अगर पुअर या वेरी पुअर या सीवियर रेंज में है तो उस एरिया में ना जाएं तो बेहतर है। कई दफ़ा हम लोगों को कहते हैं कि अगर आप जा रहे हो, अपनी दवाई ले रहे हो, इन्हेलर ले रहे हो, जैसे दमे वाले पेशेंट हैं, तो आप उसकी डोज बढ़ा दो। और दूसरा, अवॉइड करो इंडोर में अगर है तो उसमें डस्ट नहीं होनी चाहिए। घर के अंदर देखो पोल्यूशन ना हो। एयर प्योरीफायर्स कुछ हद तक आपको मदद कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली सोल्यूशन जो है वो सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म तो यही होगा कि हम पोल्यूशन जो जहाँ से आ रहा है, जो उसका इमिटिंग सोर्स है, उसको कम करें। आपने सर इन्हेलर की बात करी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ब्रीदिंग इश्यूज़ हैं, फॉर इंस्टेंस ब्रोंकाइटिस है या अस्थमा है, पर वो इन्हेलर लेने से डरते हैं। चाहे डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर भी दें उन्हें इन्हेलर, उन्हें ये लगता है कि इसकी लत पड़ जाएगी या फिर इसका बुरा नुकसान होगा। क्या ऐसा है, इन्हेलर की लत लगती है या बिल्कुल नुकसान? नहीं है। ये एक 2-3 गलत धारणाएं हैं। एक तो कि इन्हेलर बिल्कुल एंड में यूज़ करना चाहिए, शुरू में नहीं लेना चाहिए। दूसरा कि इन्हेलर लेंगे तो आदत पड़ जाएगी। तीसरा, लोग कॉन्शियस हो जाते हैं कि कोई मुझे इन्हेलर देते हुए देख लेगा तो सोचेगा कि क्या बीमारी है। मैं ये कहूँगा कि इन्हेलर सबसे सेफ़ है, क्योंकि आप जब इन्हेलर ले रहे हैं तो दवाई आपके फेफड़े में सीधा जा रही है। अगर आप वही दवाई टैबलेट से लोगे तो उसकी मात्रा कई गुना ज़्यादा होगी। इन्हेलर्स की में डोज माइक्रोग्राम में, वो मिलीग्राम में है। फिर वो पेट में जाएगी, पेट से खून में आएगी, फिर आपके फेफड़े में पहुंचेगी, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा हैं। दूसरा ये कि इन्हेलर जो है उसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन हम कहते हैं वो एकदम है, क्योंकि आपने इन्हेलर लिया, सीधा फेफड़े में गया, आपके आराम हो गया। दवाई ली, उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन में कभी कभी 1 घंटा भी लग सकता है, तो एकदम आराम नहीं होगा। तो इन्हेलर जो है वो सेफ़ है, इमीडिएट ऑनसेट ऑफ एक्शन है और उनको लेने से ज़्यादा फ़ायदा होगा एज़ कम्पेयर टू टैबलेट। तो मैं तो यही कहूँगा कि इन्हेलर जो है लेने से ना वो डरें और उससे कोई आदत नहीं पड़ेगी। उसको बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट ना समझें। बिल्कुल फर्स्ट रिजॉर्ट है एक्सोमेटर। जी सर, मेरा आखिरी सवाल स्लीप डिसऑर्डर से रिलेटेड है। आपने बहुत एक्सटेंसिवली काम किया है इसके ऊपर। बहुत लोगों को नींद आने में प्रॉब्लम होती है, नहीं सो पाते हैं, पर लोग दवाइयाँ खाने से कतराते हैं क्योंकि उनको लगता है एक बार नींद की दवाइयाँ खानी शुरू कर दी, वही लत लग जाएगी, आदत हो जाएगी। और नींद की दवाइयों को लेकर के एक परसेप्शन भी है। तो क्या सर वाकई ऐसा आपको नींद की दवाइयाँ अवॉइड करनी चाहिए अगर आपको नींद आने में समस्या है, या और कोई ऑल्टरनेटिव तरीके हैं? तो हम ये कहते हैं कि नींद की दवाई तो तभी लेनी चाहिए जब आपने और तरीके जो अपनाए और वो कामयाब नहीं हुए।
उसमें एक तो स्लीप हाइजीन है कि आप एक ही समय पे सोने की कोशिश करें। कई लोग हैं कभी कभी 9-10 बजे सोते हैं, कभी 1-2 बजे रात के सो रहे हैं, तो आपका साइकिल बिगड़ जाता है। तो आप एक स्लीपिंग का टाइम बनाएं, उसी टाइम पे सोएं, बैकग्राउंड नॉइज़ ना हो, टीवी ऑन ना हो, पीछे शोर ना हो रहा हो, अंधेरा हो, जिससे आपको नींद भी ठीक आएगी। दूसरा ये है कि आप स्टिमुलेंट ना लें, सोने से पहले चाय कॉफ़ी स्टिमुलेंट अगर लेंगे फिर नींद नहीं आएगी। हल्का खाना खाएं। कुछ लोगों को हम ये कहते हैं कि सोने से पहले एक दफ़ा नहा लें, उससे बॉडी रिलैक्स हो जाती है तो आपको नींद आ जाएगी। तो अगर आप ये सारी चीज़ें करोगे तो उससे कई दफ़ा नींद आराम से आ जाती है, 1-2 दिन लगते हैं, तो फिर आपको नींद की दवाई नहीं लेनी पड़ती। लेकिन कई दफ़ा कई चीज़ों और फिर कई दफ़ा हम कहते हैं मेडिटेशन से भी फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर इससे आराम नहीं हो रहा है तो नींद की दवाई ले सकते हैं, और जब नींद ठीक आने लगे तो उसको आस्ता-आस्ता कम करके हम बंद भी कर सकते हैं। जी, और स्लीप एपनिया भी एक समस्या है जो हिंदुस्तान में अब कई लोगों को है, पर उन्हें पता नहीं कि वो किस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। वो सुबह सो के उठते उनकी नींद पूरी नहीं हुई होती क्योंकि रात भर उनकी नींद खुली है। तो सर अगर इसके बारे में आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दें। तो स्लीप एपनिया एक बहुत बड़ी समस्या है जो डायग्नोज नहीं होती। ज़्यादातर लोग ज़ोर-ज़ोर से खर्राटे मारते हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि ये आम बात है, इसलिए वज़न बढ़ा इसलिए खर्राटे ले रहे हैं। खर्राटे मार रहे हैं। लेकिन उनकी नींद की क्वालिटी ठीक नहीं होती, जो हम कहते हैं डीप स्लीप नहीं होती। और कई दफ़ा ये जो व्यक्ति हैं, ये जब दिन में बैठे होते हैं तो उनको झपकी आ जाती है, सो जाते हैं। हमारे कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो कार चलाते समय या स्कूटर चलाते समय सो गए और एक्सीडेंट हो गया। तो इसलिए ये काफ़ी खतरनाक बीमारी है। और उसके साथ-साथ ये जो स्लीप एपनिया है, स्पेशली जिनका वज़न भी ज़्यादा है, इससे शुगर भी बढ़ती है, हाइपरटेंशन भी होता है, और बीमारियाँ भी बढ़ती हैं। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी इससे बढ़ता है। इसलिए इसको डायग्नोज़ करना और ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, आपने हमसे बात करी और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब भी दिए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू।